हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चिंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश फॉर सचिन में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियोस में हमने अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा डिस्कस किए थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मूवमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश शुरू होती है। वो आप देख रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री शुरू हो रही है मूवमेंट्स। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स में पहला ही नाम किसका है? ठीक है, रिनेशा। ठीक है, यहाँ से आप डिस्कस करेंगे द रिनेशा टर्म। फ्रेंच वर्ड है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी चीज़ बोल्ड लेटर से लिखी हुई है वो सब इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच वर्ड है रिनेशा। और क्या है इसका मतलब? इट वॉज, रिनेशा का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, ज्ञान का पुनर्जागरण। हमारे देश में भी हुआ, राजा राम मोहन राय को कहा गया, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, रिनेशा का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, ज्ञान का पुनर्जगना। इट वॉज, बताऊंगा आपको, इट वॉज इंटेलेक्चुअल रीबर्थ ऑफ लर्निंग, ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ फ्रॉम क्लासिकल वर्क से, जो पुराने वर्क्स थे, पुरानी रचनाएं थी, उनसे। इट शोड इटसेल्फ, इसने दिखाया खुद को इन द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू फ्री हिमसेल्फ। मतलब लोग इतना जागरूक हो गए कि उन्हें पता लगने लगा क्या गलत है क्या सही है। पहले क्या था, चर्च के अधीन ही थी सारी चीज़ें, वो जो उन्होंने बता दी हैं धार्मिक चीज़ें वही मानते थे लोग, लोगों के बीच नहीं थी, वो बस लोग फॉलो करते थे। ऊंचे लोगों को उन्होंने कह दिया, चर्च के पादरियों ने कह दिया जो चीज़ सही है वो सही है। उन्हें किताबें नहीं पढ़ने दी जाती थी, उन्हें वो रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ने दी जाती थी। फिर धीरे धीरे नशा आया, पुनर्जागरण आया, ज्ञान का लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही चीज़ हुई, इंडिविजुअल समझने लगे, हर व्यक्ति को समझ में आया लगा कैसे अपने आप को आज़ाद रखना है। किससे? ये कठोर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं ऑफ द मिडिल एजेस के, फ्यूडलिज्म जो कलह है, कलेश है, एंड द चर्च, और चर्च से। और अपने अधिकारों को माना, जीने के लिए क्या हमारे अधिकार, क्या चीज़ सही है। इट बिगेन इन इटली, इटली में शुरू हुआ 13 to 14 सेंचुरी में, विद दाते एंड पेट्रार्क, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, ये सब इटालियन पोइट थे, इटालियन रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, जहाँ ये शुरू हुआ। इट वॉज बेस्ड मेनली ऑन द थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म। ध्यान रखना, ये किस थ्योरी पे काम करता है? ह्यूमनिज्म, मानववाद। टू पोइट्स थे जो इटली घूमने गए थे, नाम सुना होगा, अक्सर आता रहता, थॉमस वाट एंड हेनरी हॉवार्ड, जो इसे लेके आए कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ लेके आए? इंग्लैंड में। ये मूवमेंट था रिनेशा। टीसीटी में क्वेश्चन भी आया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं द फेमस एज, एलिजाबेथन एज, ऐसे आपने जब भूले होंगे, सब जानते होंगे। 1558 से लेके 1603 तक थी ये। इट रिप्रेजेंट्स, इसने रिप्रेजेंट किया द स्पिरिट ऑफ द एज, बहुत फ्लोरिश एज मानी जाती है। एंड इज सफ्यूज्ड विद, और भरी हुई थी किससे? स्पिरिट ऑफ कॉन्क्विस्ट, विजय, विजय से भरी हुई थी। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन था, मतलब गौरव था इस एज में। ह्यूमनिज्म था, विगोरस इमेजिनेशन थी, मतलब बहुत ही बढ़िया कल्पनाएं थी। इमोशनल डेप्थ था, और एरियल ग्रेसेस था, मतलब आशीर्वाद भी था आसपास की अच्छी देवीय शक्तियों का। इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी? हाई कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, हाई कंसेप्शन ऑफ पोइट्री था। वैन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, मतलब बड़े बड़े पोइट्स, विलियम शेक्सपियर, वो सब इसी एज में आए, वर्क लिखे उन्होंने, इसलिए इसे हाई कंसेप्शन ऑफ पोइट्री कहा गया। द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसमें कई सारी इन्होंने युद्ध किए, विजय हासिल किया की, तो इंडिपेंडेंस की भी स्पिरिट थी। बैरिड पोलिटिकल फॉर्म्स, कई तरह के पोइट्स यहाँ जन्मे, राइटर, उन्होंने तरह तरह की डिफरेंट पोइटिक फॉर्म्स लिखी। ओरिजिनलिटी थी, ठीक है, लव पोइट्री लिखी गई, पैट्रियोटिक पोएम्स लिखी गई, फिलोसफिकल पोइट्री लिखी गई, सटारिकल पोएम्स लिखी गई। और इस एज के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इनोवेशन, नवाचार, नए नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आए। इन द माइंड ऑफ पीपल दे बिकेम एक्टिव, वो सक्रिय हो गए टुवर्ड किसके प्रति? लर्निंग और क्लासिकल, मतलब सीखने के प्रति, क्लासिकल के प्रति। एंड स्टार्टेड कॉलोनियलिज्म, और साम्राज्यवाद स्थापित होने लगा।
इसी उम्र में, मतलब कॉलोनीज, मतलब दूसरे देशों में जाके अपनी कॉलोनी स्थापित करना, उनमें से एक इंडिया भी था। राइटर्स फेमस, फिलिप सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर, वैन जॉनसन, और यूनिवर्सिटी वेट्स जो मैंने आपको डिक्टेटिव्स में बताए थे, कौन कौन थे? मार्लो, ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पेल, ठीक है, थॉमस नस, थॉमस लॉस, किड, ये सब क्या थे? फेमस राइटर थे जो अपने नाम सुने होंगे। वो सब किस में थे? एलिजाबेथन एज में। उसके बाद आती है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज टाइम दिया हुआ है 1603 से 1625। जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट का ये ग्रीक नेम था क्या? जैकोबस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जैकोबियन एज। ये एक रिश्तेदार थे, आप जानते हैं एक एज जाती है एक एज आती है, और कोई ना कोई उसका उत्तराधिकारी रिश्तेदार ही दूसरा सिंहासन को संभालता है। ये एलिजाबेथ के रिश्तेदार थे जेम्स फर्स्ट, जिन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया, और इनके दौरान, इस युग के दौरान, इट इज़ नोन एज जैकोबियन एज, इन्हीं के नाम से ये एज जानी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड जैकोबियन एज। एलिजाबेथ प्राइम, एलिजाबेथ का शासन था, हैड द ग्लोरी ऑफ यूथ, उसमें क्या थी? गौरव था, एंड ग्रोथ थी, विकास था, वृद्धि थी, ऑफ किसकी? राष्ट्रीय विस्तार की, क्योंकि उसमें कॉलोनिज्म था, लोगों साम्राज्यवाद था, एंड पैट्रियोटिक फेथ था। परंतु इस एज में क्या हुआ? अ चेंज वॉज ऑब्वियस, बदलाव तो सी सी बात है, स्पष्ट था, क्योंकि जब भी कोई पुराना जाता है नया आता है तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। जो चेंज ऑब्वियस था, लाइफ्स गेटी वॉज लॉस्ट, जीवन की जो समृद्धि थी वो खत्म हो गई। सैडनेस बिगिन टू प्रिवेल, हर तरफ दुख छाने लगा, और ह्यूमन नेचर टर्न टुवर्ड्स परवर्सनेस, और जो मानव का स्वभाव था वो भ्रष्ट होता गया। जेम्स फर्स्ट का ही लैटिन नेम है जैकोबस, और चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन नेम है क्या? कैरोलस। चार्ल्स फर्स्ट कौन? वो हम अगली एज में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, देखते हैं क्या है। और पोइट्स इस जैकोबियन एज में क्या हुआ? जो पोइट्स थे वो क्या हो गए? बहुत धार्मिक हो गए और नैतिक हो गए। इस एज में राइटर थे फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन। उसके बाद कैरोलिन एज, अभी बताया मैंने, कैरोलस थे, ठीक है, उनका नाम था। एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट का ही लिटिल नेम था कैरोलस, तो उसी से बना है क्या? कैरोलिन एज। 1625 से 49 तक ये एज थी चार्ल्स फर्स्ट, और इसी के बाद चार्ल्स सेकंड आए थे, तो रेस्टोरेशन पीरियड कहा गया था उसे। एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट थी, जिनका लिटिल नेम क्या था? कैरोलस, जिसे क्या कहा था? कैरोलिन एज। इट वॉज डोमिनेटेड बाई, ये किससे भरी हुई थी? रिलीजियस, बढ़ती हुई धार्मिकता, सामाजिकता और राजनीतिकता। कन्फ्लिक्ट, इसमें क्या था? द्वेष था, आपस में तालमेल नहीं था, किसके बीच? किंग के बीच और पार्लियामेंट के बीच। चार्ल्स फर्स्ट नफरत करता था किससे? पार्लियामेंट से, और वॉज डिटरमाइंड टू रूल, और चाहता था खुद शासन करना अपनी खुद की चेतना से। उसने कई सारे गलत कदम उठाए, जिससे क्या हुआ? गृह युद्ध हुए, सिविल वॉर हुआ। ही मैरिड अ कैथोलिक, उसने एक कैथोलिक महिला से शादी की, और इस कारण इंग्लिश प्यूरिटन जो थे, जो पार्लियामेंट में रहने वाले लोग थे, प्यूरिटन्स थे, या इंग्लिश प्यूरिटन्स मतलब जो मिडिल क्लास जो रहने वाले लोग थे, जो काम करते थे, उनके अंदर क्या हुआ? अविश्वास जगा। उसने रिश्वत दी किसको? नोबल पीपल को, और उसके एक्शन क्या हो गए? तानाशाही की तरह हो गए। जो इंसान खुद के द्वारा शासन चलाना चाहता है वो तानाशाही हो जाता है। फिर क्या हुआ? अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल्स लीडरशिप, मतलब ऑलिवर क्रॉमवेल्स के नेतृत्व में चार्ल्स फर्स्ट को हराया गया, और फांसी दी गई उसे 30 जून 1649। ध्यान रखना, बोल्ड है, इंपॉर्टेंट है। मोनार्की वॉज एबॉलिस्ड, मोनार्की मतलब तानाशाही राजतंत्र खत्म कर दिया गया, एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिपब्लिक। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे आपने, कॉमनवेल्थ स्थापित हुआ एज अ रिपब्लिक, गणराज्य के तौर पर, तानाशाही खत्म होने के बाद।
इसमें फेमस राइटर थे जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन है। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ की, जो ओलिवर क्रॉमवेल का था। हर एज में कोई ना कोई कमी होती है, अच्छी चीज़ भी होती हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड से हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं, 1649 से 1660, ओनली 11 ईयर्स। द सिविल वॉर पीरियड ओवरलैप्स विद द कैरोलिन एज, खत्म हो गया। चार्ल्स सेकंड, अब सीधी सी बात, चार्ल्स सेकंड है तो किसका होगा? द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, फोर्ट लड़ा फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सिंहासन के लिए। भाई सीधी सी बात है, उसके पिता को फांसी दे दी गई तो सीधी सी बात है वो लड़ेगा सिंहासन के लिए, परंतु उसकी आर्मी को हरा दिया गया, किसके द्वारा? क्रॉमवेल्स के द्वारा, ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। चार्ल्स सेकंड हैड टू गो ऑन एग्जाइल, जो ऑन है, चार्ल्स सेकंड को वनवास दिया गया, निकाल दिया गया। क्रॉमवेल ने अपनी यूज़ की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस, वो रूढ़िवादी धार्मिक चीज़ है, बिलीव्स टू सेव इंग्लैंड, इंग्लैंड को सेव देने के लिए। कहा कि हर चीज़ कोई ना कोई खतरनाक होती है चीज़ों के लिए। ही वॉज अ थ्रेट टू लिबर्टी, अब इतनी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें उसने क्रिएट कर दी, इससे क्या हुआ? वो लिबर्टी, आज़ादी के लिए क्या बन गया? खतरा बन गया। आफ्टर इज डेथ, ओलिवर की डेथ के बाद उसका बेटा रिचार्ड क्रॉमवेल आया, जो बना सेकंड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। रिचार्ड क्रॉमवेल में क्या था? कमी थी, अपने बाप की तरह ये कमज़ोर था, बाप की तरह मजबूत नहीं था, ये कमज़ोर था और उसके अंदर स्किल्स नहीं थी। फिर क्या हुआ? जब कमज़ोर होता है तो दूसरा हमला करता है। फिर दोबारा आया चार्ल्स सेकंड 1660 में, डिफीट किया इसने, रिचार्ड क्रॉमवेल को हराया और रीगेन, दोबारा अपनी सत्ता हासिल की, द किंग ऑफ इंग्लैंड, और मोनार्की, फिर से राजतंत्र स्थापित हुआ। और इस प्रकार रेस्टोरेशन एज इन 1660 में आई। इसलिए रेस्टोरेशन एज कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स सेकंड ने खोया हुआ साम्राज्य, उसके पिता को मार दिया गया था चार्ल्स फर्स्ट को, वो रीगेन किया, इसलिए इसे रेस्टोरेशन पीरियड कहा गया है, जो 1660 में शुरू हुआ था। फेमस पोइट थे इसमें जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन कई एज में रहे हैं, हॉब्स, सर थॉमस ब्राउन, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउले, सर विलियम डेवेनेंट, एंड्रयू मार्वेल। ये क्या है? ये हमने अभी इतनी एज डिस्कस की है। अब आगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एज डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में हम, न्यू क्लासिकल एज। उसमें अगस्तान एज आएगा, उसी में एज ऑफ एनलाइटनमेंट आएगा, और भी एजेस जो हैं, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, वो सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।